Classical and contemporary theory and different models of democracy, representative, participatory and deliberative. तो हम आ गए हैं अब theory of लोकतंत्र में equality, theory of equality के बाद theory of power और अब हम आ गए हैं theory of democracy. So classical and लोकतंत्र के contemporary बारे में पढ़ेंगे theories कि लोकतंत्र है कितने प्रकार के। और different model डेमोक्रेसी of किसे कह democracy. सकते हैं? डेमोक्रेसी दो को तरीके समझे। दो तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सकता है, पहला नैरो सेंस और दूसरा ब्रॉड सेंस। तो नैरो सेंस में डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज जिसे अ कुछ नहीं फॉर्म पता ऑफ था नैरो सेंस पता है। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन नैरो सेंस. इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हिच गिव्स अपॉर्चुनिटी टू पीपल to participate in what? Governance. गवर्नेंस And people's participation is considered as sine qua non, that is essential to good governance. ठीक, पीपल पार्टिसिपेशन इजेंशियल है गुड गवर्नेंस के लिए और ये एक सरकार चलाने की व्यवस्था है जिसमें लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है सरकार में पार्टिसिपेट गवर्नेंस में शामिल हो। गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक, गुड गवर्नेंस कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस है ना। अब क्यों नैरो सेंस में ये क्यों है, लोगों को क्यों मिलता है अपॉर्चुनिटी पार्टिसिपेट करने के लिए और लोगों का पार्टिसिपेशन से क्यों है गुड गवर्नेंस के लिए, एसेंशियल क्यों है गुड गवर्नेंस के लिए? इसीलिए क्योंकि गुड गवर्नेंस तब तक नहीं हो सकती जब तक गुड गवर्नेंस में क्या ना है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो गुड गवर्नेंस का कोई आंसर बिना इन दो वर्ड से नहीं लिखा जा सकता, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के बिना। गुड गवर्नेंस ऑल्सो रिक्वायर्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अब गुड गवर्नेंस में लोग भी रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, दोनों तरफ की बात है। सरकार को भी ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल होना पड़ेगा और लोगों को कॉन्ट्रैक्ट है और लोगों को भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप शो करनी होगी। Now, according to Amartya Sen, democracy has instrumental value. ठीक, डेमोक्रेसी का इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है, एजुकेटिव वैल्यू है और इंट्रिंसिक वैल्यू भी है अकॉर्डिंग टू अमृत्या सेन। डेमोक्रेसी इज ऑफन कंसीडर्ड एज वेस्टर्न ऑब्सेशन। डेमोक्रेसी को क्या माना जाता है कि ये वेस्टर्न ऑब्सेशन है, वेस्ट है इसके पीछे पागल, वो चाहते हैं पूरी दुनिया में जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो चाहते हैं डेमोक्रेसी आ जाए। नॉट कंपैटिबल। डेमोक्रेसी का मतलब वेस्टर्न कल्चर को थोपना। वेस्टर्न ऐसा जो ऑब्सेशन काउंटर करते हैं वो मानते हैं, जो उसे काउंटर करते हैं डेमोक्रेटिक आइडिया को। और ये कंपैटिबल नहीं, तो डेमोक्रेसी इज ऑफन कंसीडर्ड एज वेस्टर्न ऑब्सेशन एंड नॉट कंपैटिबल विद एशियन वैल्यूज। एशियन वैल्यूज के साथ डेमोक्रेसी नहीं है। हाउएवर अकॉर्डिंग टू अमृत्या सेन कहते हैं कि ऐसा कहना गलत है कि वेस्टर्न ऑब्सेशन है और ये एशियन वैल्यूज के साथ कंपैटिबल नहीं है। अपनी किताब आर्गुमेंटेटिव इंडियन में उन्होंने ये दिखाया कि इंडियन ट्रेडिशन हैज ऑलवेज बीन डेमोक्रेटिक, कि भारत का ट्रेडिशन हमेशा डेमोक्रेटिक ही रहा है और देयर हैज बीन अ ट्रेडिशन ऑफ डेलिब्रेशन, पब्लिक रीजनिंग इन इंडिया एंड ही गिव एग्जांपल ऑफ व्हाट, बुद्धिस्ट असेंबलीज। In Indian tradition of pluralism, toleration also reflect democratic tradition in India. और भारत में जिस प्रकार से प्लूरलिज्म है, अलग अलग धार हैं, तो ये प्लूरलिज्म और ये जो सहिष्णुता है, टॉलरेशन है, ये भी एक तरीके से डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, डेमोक्रेटिक वैल्यू दर्शाता है। ये इंडिया की डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन को दर्शाता है, यानी कि ये कहना वेस्टर्न ऑब्सेशन दिखाता है ना, और डेमोक्रेसी का वेस्टर्न ऑब्सेशन कहना और ये कहना कि एशियन वैल्यूज के साथ डेमोक्रेसी कंपैटिबल नहीं है, ये गलत है। ऐसा कहा अमृत्य सेन ने अपनी किताब द आर्गुमेंटेटिव इंडियन में, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत का ट्रेडिशनली भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहा है, यहाँ पर डेलिब्रेशन से हमने नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं और बुद्धिस्ट असेंबली का एग्जांपल दिया, पब्लिक रीजनिंग से हमने डेलिब्रेशन किया है और हमारे पास इसका ट्रेडिशन रहा है और बुद्धिस्ट असेंबली इसका एग्जांपल है। और प्लूरलिज्म भी अगर आप देखें हमारे देश में जो प्लूरलिज्म भी है वो इसी वजह से है क्योंकि हम टॉलरेंट हैं, टॉलरेशन है हमारे देश में, सहिष्णुता है और सहिष्णुता है, तो ये भी एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन को ही दर्शाता है। ठीक, तो अगर कोई पूछता है इज इंडिया ट्रेडिशनली डेमोक्रेटिक और इट इज द colonial legacy, we can write this. It is not merely the colonial legacy. Well, the institutional structures may be, the institutional structures of the parliament may be the colonial legacy, but then the tradition, the core value of democracy has been traditional in India
and we can quote the example of Buddhist assemblies. Fine. I hope it is fine. According to Winston Churchill, चर्चिल का कुछ कहना है? Winston Churchill कहता है, democracy is the worst form of the government. However, it is the best form of the government till we do not discover the better form of the government. कविता लिख रहे हैं कि क्या लिख रहे हैं? चर्चिल साहब कहते हैं कि डेमोक्रेसी सबसे बुरा फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, लेकिन जब तक डेमोक्रेसी से अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं मिल जाता, तब तक डेमोक्रेसी सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. The experience suggests that democracy is the best practicable form of government, and democracy represents the decentralization of power. Initially, power was concentrated in the hand of one, that is monarchy. Now, it has then led to power in hands of few, that is aristocracy, and in the hands of the masses, that is democracy. So there has been a transition from monarchy to aristocracy to democracy. And this transition, if we remember, was predicted by Plato. But Plato has committed the guilt of historicism, according to the critics. No. Plato has committed the guilt of Plato talked about Plato as a first fascist different type of politics. He said that it will start with the monarchy, and if we will not have a philosopher king, it will go to the democracy, the vote from the government. Plato as the first fascist. We would have talked about it. He talked about it. Talking. He committed, I am quoting the statement, he committed the guilt of historicism according to critics. And what is historicism? Historicism is using the history so that it can favor your political agenda. This is historicism. So, if I am wrong, you can tell me, or the viewers can write in the comment section. Fine. So, हमने देखा क्या कि एक्सपीरियंस सजेस्ट करता है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड डेमोक्रेसी रिप्रेजेंट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. पावर इसमें विकेंद्रीकृत हो जाता है, डिसेंट्रलाइज हो जाता है. इनिशियली पावर वाज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन, मोनार्की के हाथ में था, उसके बाद वो कुछ के हाथ में गया, एरिस्टोक्रेसी हो गया, उसके बाद वो मासेस के हाथ में गया, तो डेमोक्रेसी हो गया. दस, डेमोक्रेसी रिप्रेजेंट्स इंक्रीजिंग पॉलिटिकल इक्वालिटी. तो नैरो सेंस में हम देखें तो डेमोक्रेसी क्या रिप्रेजेंट करता है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी बढ़ी होगी, पॉलिटिकल पावर डिसेंट्रलाइज हुआ होगा. सो नैरो सेंस में अगर हम डेमोक्रेसी को देखते हैं तो ये सारी बातें निकल के आती हैं कि इलेक्शन, लोगों का पार्टिसिपेशन, गुड गवर्नेंस, डेलिब्रेशन, है ना, और उसके बाद क्या, लॉजिकल पब्लिक रीजनिंग, और ये सारी बातें. अब ब्रॉड सेंस में क्या है, ब्रॉड सेंस में इट इंक्लूड्स अ वे ऑफ लाइफ, वैल्यू सिस्टम एंड अ टाइप ऑफ सोसाइटी. अगर डेमोक्रेसी को ब्रॉड सेंस में देखा जाए तो डेमोक्रेसी इज नॉट फॉर गुड गवर्नेंस ओनली. डेमोक्रेसी इज in fact a way of life in itself, and a value system and a type of society. Fine. It is believed that without democratic society, democratic politics is a myth. So बिल्कुल, if you want to क्वालिटी ऑफ सोसाइटी में कोहेरेंस होना चाहिए. तो इसीलिए थर्ड वर्ल्ड Ambedkar was skeptical about the future of democracy in India. Why? Because he thinks that the Indian society is not that much democracy to the level that we want to achieve in political democracy. So social democracy is necessary to achieve the political democracy. तो ब्रॉड सेंस में ये कहा गया कि भाई ये वे ऑफ लाइफ है, वैल्यू सिस्टम है, टाइप ऑफ सोसाइटी है, ये डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ सोसाइटी. सो इफ योर सोसाइटी इज नॉट डेमोक्रेटिक, then forget about democratic politics. It is a myth. Ambedkar was skeptical about the future of democracy in India. Ambedkar को लग रहा नहीं, Ambedkar जो है वो skeptical थे, संदेह था उनको कि भारत में डेमोक्रेसी का क्या फ्यूचर होगा. तो he believed that democracy is just a topsoil of India. It's not a bedrock for India. It is just a topsoil. हवा आएगा उड़ जाएगा. So in his Grammar of Anarchy speech, अपने Grammar of Anarchy speech में उन्होंने लिखा कि उन्होंने mention किया कि we are entering into the life of contradiction. We are introducing political democracy, but India lacks social and economic democracy.
So it is not enough to It have is not one enough man, to have. one vote. It is also necessary to have one vote, one value. So he was बड़ी skeptical. बात बोल दिया, छोटी सी चीज। हम एक कॉन्ट्रडिक्शन में घुसने जा रहे हैं। हम शब्दों पॉलिटिकल में ही बड़ी बात डेमोक्रेसी बोल देते लेकर हैं। के आ रहे हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लेके आ रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ जरूरी है कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हो, सोशल डेमोक्रेसी हो, जो नहीं है हमारे पास। तो जरूरी नहीं है कि एक आदमी को एक वोट दें, बल्कि ये जरूरी है कि एक वोट की एक वैल्यू हो, एक ही वैल्यू हो, ये ज्यादा जरूरी है। हर किसी का वोट वैल्यूएबल, और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी होनी पड़ेगी, तभी ये हो सकता है। तो कॉन्ट्रडिक्शन में मेंटर करना, ऐसा अम्बेडकर साहब ने कहा, माननीय गणमान्य बाबा साहब अम्बेडकर। विधानसभा के द अल्टीमेट वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी क्या है फिर? जो अल्टीमेट वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी है वो क्या है? रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी। डेमोक्रेसी में यू मस्ट रेस्पेक्ट फॉर व्हाट? ह्यूमन dignity. And democratic society is a society where there is a respect for democratic society। कौन इंडिविजुअलिटी, सी सोसाइटी होगी? मतलब क्या नहीं है जहां में भारत में? इंडिविजुअलिटी, मतलब किस डेमोक्रेटिक सोसाइटी, मतलब वो चीजें देखें जिसके बिना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एक मिथ है। तो जब तक सोसाइटी सही डेमोक्रेटिक बात है, नहीं होगा, कोहेरेंस नहीं है, मतलब एक नैरो सेंस में है वो। अगर हमारा सोसाइटी डेमोक्रेटिक नहीं है, खाली पॉलिटी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक है, तो वो भी एक नैरो सेंस में डेमोक्रेसी है। ब्रॉड सेंस में जब दोनों मिल जाते हैं, जब बिना जब तक डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं होगा तब तक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स नहीं होगा। तो क्या है डेमोक्रेटिक सोसाइटी? तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी वहां है जहां पर इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट हो। अच्छा, इंडिया का टेस्ट करे क्या? क्या इस बेस पे इंडिया का टेस्ट करते हैं, करते हैं? बता क्या क्या है। इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट है, बिल्कुल है। अपने पार्ट 3 बिल्कुल में है, सबको राइट्स दे रखे हैं, फंडामेंटल राइट फंडामेंटल में राइट्स। यू एक्सरसाइज योर फंडामेंटल राइट्स। ह्यूमन डिग्निटी की राइट्स है, यार बिल्कुल है। हमने ह्यूमन बिल्कुल है, डिग्निटी के नाम 31 पे क्या बैठा रखा है? ह्यूमन राइट्स कमीशन है। उसके बाद ह्यूमन डिग्निटी के लिए वेलफेयर स्टेट्स में वो क्या कहते हैं, डीपीएसपी में बहुत सारे हमने रख रखे हैं ह्यूमन सही डिग्निटी बात को है। प्रिजर्व करने। डीपीएसपी में हमने राइट चाइल्ड टू केयर का लाइफ भी में, रखा हुआ है राइट ना, टू लोगों लाइफ, के उसमें एम्प्लॉयमेंट का भी रखा हुआ है, हाँ राइट टू लाइफ में न्यूट्रिशन, भी, स्टैंडर्ड ऑफ और लिविंग, राइट स्टैंडर्ड ऑफ टू लिविंग लाइफ, बल्कि लिखा है हमने। और राइट टू लाइफ का स्कोप भी इज रिट लार्ज। इट इज नॉट राइट टू लाइफ बट राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। तो वहाँ भी डिग्निटी है। तो सही बात है, आर्टिकल 21 में भी तो ये सब है, इसमें भी इंडिया ये टेस्ट पास करता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बिल्कुल। आर्टिकल 19 बिल्कुल 1A। है, 19 टॉलरेशन, टॉलरेशन, अब टॉलरेशन तो है ही है, तभी टॉलरेशन से ही तो जो इंडिया का डाइवर्सिटी। विरोध, जो इंडिया में थोड़ा अपोज भी करते हैं, वो लोग भी कहते हैं कि इंडिया में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। ये नहीं कहते इंटॉलरेंस आ गया है, आ गया है, इंटॉलरेंस अब बढ़ बढ़ा रहा है। नहीं, लेकिन टॉलरेशन रहा है तभी तो प्लूरलिज्म। बिल्कुल टॉलरेशन और टॉलरेंस, प्लूरलिज्म, ये बिल्कुल है, दोनों बातें एक साथ जाती बिल्कुल है। हैं, इतनी टॉलरेशन और। डाइवर्सिटी, लैंग्वेज बेस्ड डाइवर्सिटी, तो रिलीजियस यही तो अमर्त्य डाइवर्सिटी, सेन कहते हैं, अमर्त्य सेन यही तो कहते हैं कि भारत का जो प्लूरलिज्म का ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन, प्लूरलिज्म और टॉलरेशन का इट इज ट्रेडिशनल है, तो ये इटसेल्फ अ वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यू। ठीक है। अब जैसे ह्यूमन डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच, ये हमने लिया उससे, कॉन्स्टिट्यूशन से देखा हमने कि ये है। लेकिन टॉलरेशन और प्लूरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, बट यहाँ तो ये ट्रेडिशनल बता रहे हैं अमर्त्य सेन अपनी किताब द आर्गुमेंटेटिव इंडियन में। द आर्गुमेंटेटिव इंडिया, ठीक। तो ये ट्रेडिशन, तो ये सारी वैल्यूज इंडिया में है। तो इंडियन सोसाइटी इज डेमोक्रेटिक सोसाइटी फॉर नो डाउट, एंड इंडियन प्लूरलिज्म भी है, डेमोक्रेसी, and Indian democracy is now a vibrant democracy and a time-tested idea. It's a time-tested idea. We have survived as a democracy, and we are celebrating the 75 years of Indian independence, and hence the 75 years of democracy. और हुआ क्या है कि यहाँ तक कि जो 75 मैडम में को बताई भी थी कि कितने सारे स्कॉलर्स थे जो कहते थे कि 60 तक इंडिया की डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, खत्म इंडिया हो मोनार्की में चला जाएगा, टोटलिटेरियन हो जाएगा, गया, है ना, तमाम तरीके की थ्योरियां दी जा रही थी। बट वी सर्वाइव फॉर 75 years survived and and that is the vibrant. time to We celebrate are vibrant. हर घर We are तिरंगा। vibrant. We are Indeed. vibrant because we see that एक अकेला मुल्क आजाद नहीं हुआ था 1947 में, एक और मुल्क पड़ोसी भी आजाद हुआ था। आईएमएफ के चक्कर काट अब रहा है सही वो। बात है, अब बिल्कुल ट्रेडिशंस भी बिल्कुल लगभग सेम ही है।
IMF हिस्टोरिकल के बैकग्राउंड चक्कर भी काट सेम है। रहा है, प्रधानमंत्री गिरफ्तार हो जाते हैं जैसे ही निकलते हैं, उन पे मामले चल रहे होते हैं। तो आर्मी दो चीफ मुल्क प्रेसिडेंट बन जाते हैं कूप करके। तो बुरी हालत है वहां तो वहां तो कहाँ है डेमोक्रेसी, वहां तो डीप स्टेट चला रहा ना, रावलपिंडी चला रहा है, इस्लामाबाद थोड़ी चला रहा है पाकिस्तान। सही बात है। पाकिस्तान तो रावलपिंडी से चल रहा है। और बात किया जाए तो किससे किया जाए, पाकिस्तान इस्लामाबाद से बात किया जाए कि रावलपिंडी से बात किया जाए। तो बात यहाँ तो ये है उस पे भी कि आएंगे, हम डिस्कशन करेंगे इंडिया पाकिस्तान का एलोबरेट डिस्कशन, बिल्कुल वो तो जब, हाँ जब वो आएगा बताएंगे तब आपको तो बहुत वो बेहतरीन करेंगे। तरीके से। तो आप लोग उसमें जुड़े रहिए हमारे साथ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे भी आएंगे। तो यहाँ पर हम चलिए। कहाँ थे कि ये सारी वैल्यूज इंडिया पे हैं, और इंडिया वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एक है तो। लेकिन हम यहाँ पर ये देख प्रूवन रहे हैं कि वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। अल्टीमेट वैल्यू जो डेमोक्रेसी की है वो है ह्यूमन डिग्निटी की रिस्पेक्ट। और डेमोक्रेटिक सोसाइटी वो सोसाइटी होगी जहाँ इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट होगा, ह्यूमन डिग्निटी का रिस्पेक्ट होगा, सबको बोलने की आजादी होगी, टॉलरेशन, एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता होगी, और प्लुरलिज्म होगा, अलग अलग आइडियाज होंगे, अलग अलग विचार होंगे। तो ये सारी बातें होंगी। द प्रेजेंट एज इज द एज ऑफ डेमोक्रेसी, हाउएवर इट इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ डेमोक्रेटिक कंफ्यूजन। डेमोक्रेटिक कंफ्यूजन्स, किस टाइप की डेमोक्रेसी इज द बेस्ट डेमोक्रेसी इज अ तो वेरी तो डिबेटेबल वह तो इन दिस बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट। या तो बहुत सारे मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी हैं इंडिया में, मतलब वर्ल्ड में। और ये डेमोक्रेटिक कंफ्यूजन है कि विच मॉडल ठीक है, एज ऑफ डेमोक्रेसी है, बट देन विच मॉडल इज बेटर। सो एज ऑफ डेमोक्रेटिक कंफ्यूजन है ये। तो सैमुअल पी हंटिंगटन ये क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ थ्री वेव्स। जो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का एक्सपेंशन हुआ है, ग्लोबल एक्सपेंशन हुआ है, स्टार वाई ये तीन वेव्स में हुआ है अकॉर्डिंग टू सैमुअल पी हंटिंगटन। पहला हंटिंगटन। वेव है मैच्योर डेमोक्रेसीज इन द वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक, पहले वेव में डेमोक्रेसीज आई वेस्टर्न कंट्रीज में, यानी कि ब्रिटेन ब्रिटेन में और और यूएस में यूएस। ही। फर्स्ट रिवर्स वेव आया उसके बाद, जिसमें जो इंटर वॉर पीरियड था, जब मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो इंटर वॉर पीरियड व्हेन सम कंट्रीज इन यूरोप कम अंडर द ऑथोरिटेरियनिज्म। जब यूरोप के कुछ जर्मनी में देश, जर्मनी और इटली में, यानी कि ये किसकी बात चल जर्मनी रही में है, हिटलर, मुसोलिनी एंड इटली में हिटलर, मुसोलिनी। हिटलर मुसोलिनी। तो उस समय में क्या हुआ, फर्स्ट रिवर्स वेव आई, उसके बाद सेकेंड वेव आई आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। डेमोक्रेसी रिटर्न टू द कंट्रीज जिन पे पहले मतलब हिटलर और मतलब जर्मनी और इटली में डेमोक्रेसी वापस आ गए। और इवन डेमोक्रेसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन द फॉर्मर कॉलोनीज, जो पहले कॉलोनीज थे उनमें भी डेमोक्रेसीज आ गए, लाइक इंडिया। इंडिया ठीक, सेकंड वेव में। अब सेकेंड रिवर्स वेव सेकंड आई। रिवर्स वेव होगा, ठीक होगा। सेकेंड रिवर्स वेव विद द एक्सेप्शन ऑफ इंडिया, खाली एक इंडिया को छोड़ दो, दैट्स व्हाई वी नीड टू सेलिब्रेट दिस इंडिया में सेकंड 75 ईयर वेव आ ऑफ गया, इंडिपेंडेंस। उसमें With the exception of India, democracy collapsed in the third world. सारे थर्ड वर्ल्ड में डेमोक्रेसी कोलैप्स हो गई सर। इंडिया emerged as बिल्कुल an island of democracy outside the Western world. India, despite pluralism, despite this diversity of several diverse, cleavages in the society. yes, despite On the several basis of fractures and language, cleavages, there are several protests on caste, religious discrimination against these issues, but still India survives India survived and India became as what? because it is This inherent is to the very, Indian society. I came Have to across a have very beautiful line that is island of democracy outside the Western world. Very beautiful India line, is sir. island. We can mention it. आजादी का अमृत महोत्सव कैसे में we can mention it. वाह, खूबसूरत लाइन है कि India emerged as an island of Prime Minister democracy should speak on. outside the Western world. He should mention 15 this in अगस्त his speech. 15 अगस्त को बुलवा दे उनसे, हैं मोदी जी से। सही बात है, मजा आया। यही सब तो बोलने वाली बात है। ठीक है, थर्ड वेव आया कि ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिज्म कोलैप्स हो गया विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, तो खत्म ही हो गया, एंड डेमोक्रेसी बिकेम ऑलमोस्ट यूनिवर्सल विद फ्यू एक्सेप्शन। तो किसी किसी जगह को, यानी कि चाइना को, नॉर्थ कोरिया को और क्यूबा को, इन तीनों को आप छोड़ दो, क्यूबा को भी छोड़ दो, तो क्या बन गया, डेमोक्रेसी यूनिवर्सल हो गया। द ओनली मेजर एक्सेप्शन अरब रिमेन्स अरब वर्ल्ड। अरब वर्ल्ड। ठीक है, अरब एक्सेप्शनलिज्म जो यूएसए का कंसेप्ट है,
अरब एक्सेप्शन. तो So अरब में भी वेव्स आई है डेमोक्रेसी, Arab Spring अरब could स्प्रिंग के have नाम पे। been Arab Spring could have been the fourth wave. Fourth wave में, however, unfortunately, the geopolitical interest of the USA converted the Arab कन्वर्टेड अब Spring into Arab Summer. USA ने होने नहीं दिया वहां पर. Why democracy survived in India and collapsed elsewhere? Now the question is this: democracy survived in India. India emerged as a democratic island outside the Western world. But why? Why democracy survived in India and collapsed elsewhere? There can be many reasons. First, preference of elites. First reason is the preference of elites. Like other countries, Indian leaders like Pandit Nehru had an opportunity to become authoritarian. वो authoritarian बन सकते थे, charismatic leader थे. Yet his strong faith in democracy ensured that India remained democratic. हर जगह जो रूलर बने थर्ड वर्ल्ड के वो अथॉरिटेरियन हो गए ना. हो गए, सही बात है। लेकिन इंडिया में भी अथॉरिटेरियन बन सकते थे चचा नेहरू, पर चचा नेहरू अथॉरिटेरियन इसलिए नहीं बने बिकॉज ही हैड faith in the strong faith in the value of democracy, और जिसने भारत को डेमोक्रेटिक बनाए रखा. उसके बाद आगे की सक्सेसिव गवर्नमेंट्स भी कुछ कुछ पे इल्जाम है अथॉरिटेरियन होने का, कुछ कुछ पे नहीं है, लेकिन फैक्ट आज ये है कि 75 साल हो चुके और हम सर्वाइव एज अ डेमोक्रेसी कर रहे हैं. सबका ही कंट्रीब्यूशन है, रेजिलिएंट हो गए. लेकिन चाचा नेहरू अगर बाकियों को फॉलो करते जो अगल पड़ोस में उस चल रहा समय था, तो उसी समय उस समय इंडिया का डेमोक्रेसी कॉमन सेंस भी था ना, नहीं था ना जनता के बीच में. कुछ नहीं था. डेमोक्रेसी वाज नॉट कॉमन सेंस अमंग द पीपल. एक्सपेरिमेंट तो नहीं, ट्रेडिशनली तो डेमोक्रेटिक वैल्यू रहा है, पर 200 साल का ऑपरेशन था, तो 200 साल सोशल डेमोक्रेसी मतलब सोशल डेमोक्रेटिक तो इंडिया रहा है, लेकिन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कह सकते हैं कि लीडर्स ने बचा के रखा देश में. हाँ, बचा के रखा. ऑन देयर ऑन. सही बात. अब आता है कि पहला कारण तो ये आया कि भाई इलाइट्स ने प्रेफर किया डेमोक्रेसी. चाचा नेहरू ने अथॉरिटेरियन वो नहीं बने क्योंकि डेमोक्रेसी में उनकी वैल्यू थी, मतलब उनका फेथ था. नाउ लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट. लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की भी लेगेसी है कि भारत सरवाइव किया. क्यों? इंडियन फ्रीडम मूवमेंट वाज नॉट जस्ट द मूवमेंट फॉर लिबरेशन फ्रॉम फॉरेन रूल. It was one of the largest civil rights movement in the world, as there was consciousness with respect to right among the people. सही बात. ये जो इंडियन का फ्रीडम मूवमेंट था, ये केवल अंग्रेजों भारत छोड़ो वाला नहीं था, ये एक सिविल राइट मूवमेंट्स भी था. सिविल राइट मूवमेंट्स था पूरी दुनिया में, और इसीलिए मतलब hence there was a consciousness with respect to rights among the people. लोगों में ये आइडिया था कि हमारे भी कुछ अधिकार हो सकते हैं जो होने चाहिए. तो सिविल राइट मूवमेंट भी था ये इंडियन नेशनल मूवमेंट. और जब एनसीएम में या क्विट इंडिया मूवमेंट में या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ह्यूज पार्टिसिपेशन का मतलब यही है कि लोगों में आइडिया, मास पार्टिसिपेशन हुआ. क्यों हुआ? क्लास मूवमेंट था को उसको मास मूवमेंट जब गांधी जी ने बनाया, तो जगह जगह जाने के बाद जगह जगह जाके उन्होंने क्या कहा कि when this paramount will lapse, when we will be governing ourselves, I will ensure you the minimum basic standards of life. We will ensure ourselves. We will ensure ourselves the minimum requirements that we require for the basic standard to live in accordance with the basic standards of the life. So this paramountcy will lapse when these foreign rulers will go, when the colonialism will end. ये तो एक डिमांड है इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट का. बट देन सिविल राइट मूवमेंट भी है. वी विल इंश्योर दैट सर्टेन मिनिमम राइट्स, सर्टेन मिनिमम नेसेसिटी is ensured for minimum basic standard of life, happy life. ये भी जनता को बताया गया. तब जनता ने आकर के सपोर्ट किया एनसीएम में, सीडीएम में, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट में. तो ये सारी बातें हैं. तो इसीलिए नेशनल मूवमेंट की लेगेसी भी रही है कि भारत में डेमोक्रेसी बनी है. जब डेमोक्रेसी पे खतरा आया तो यही याद दिलाया गया कि आजादी के दिन याद करो क्या क्या बोला गया था, अब आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे हो. तो लेगेसी ऑफ ब्रिटिश की लेगेसी भी रही है.
British introduced the institution of parliamentary democracy and established the system of rule of law. इसका क्रेडिट तो सही बात है, कॉलोनियों को देना पड़ेगा, लेकिन देना पड़ेगा। नहीं कह सकते कि पूरी डेमोक्रेटिक वैल्यू पूरे इनकी मन से लेगेसी नहीं, लेकिन अधूरे मन से ही लेके आए, लेकिन इंस्टीट्यूशनल। जब हमने पहले भी इंस्टीट्यूशन डिस्कस लेके किया आए। था, जब हमने पहले भी डिस्कस किया था तो हमने कहा था इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर दिया है, कॉलोनियल लेगेसी है, लेकिन एज अ वैल्यू अंग्रेजों के आने के बाद डेमोक्रेसी आई, ये मानने को हम तैयार नहीं है। हमारी अपनी लेगेसी रही है, और अमृत सेन ने भी अपनी हमारी अपना ट्रेडिशन रहा है, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, और अमृत सेन ने भी अपनी किताब में यही बात कही है, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन किताब में, कि हम ट्रेडिशनली रहे हैं डेमोक्रेटिक, और बुद्धिस्ट असेंबली का एग्जाम्पल भी दिया उन्होंने। ठीक है, ये तो तीसरा कारण हो गया ब्रिटिश लेगेसी। तो 3 कारण क्या? प्रेफरेंस ऑफ एलाइट्स, चाचा नेहरू अथॉरिटेरियन नहीं बने, बन सकते थे। दूसरा कारण नेशनल मूवमेंट की लेगेसी, क्योंकि नेशनल मूवमेंट केवल नेशनल फ्रीडम मूवमेंट नहीं था, वो था एक बल्कि सिविल लार्जेस्ट सिविल राइट मूवमेंट भी था। और लेगेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट और रूल ऑफ लॉ जैसे इंस्टीट्यूशन, इंडियन ट्रेडिशन, वही जो अभी हमने डिस्कस कर लिया, ये एक इंडियन ट्रेडिशन भी रहा है अमृत सेन। और द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, the freedom of press, independence of judiciary, election commission ने भी बचाए रखा। तो ये तीनों चीज आज भी जरूरी। जब तक ये तीनों चीजें बची रहेंगी तब तक हमारा डेमोक्रेसी जो है वो वाइब्रेंट बना रहेगा। क्या क्या? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, और फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये तीनों तो बहुत जरूरी। साइज ऑफ कंट्री, साइज ऑफ कंट्री हमारे कंट्री का साइज, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, तो no other system could have been worked here। तो डेमोक्रेसी के अलावा कुछ वर्क ही नहीं कर पाता। चाइना में वो कम्युनिज्म वर्क कर गया, चाइना में उतना डाइवर्सिटी नहीं है जितना इंडिया में। चाइना में डाइवर्सिटी चाहिए, कुछ नहीं। तो यहाँ है इंडिया में, तो इंडिया में डेमोक्रेसी ही सबसे बेस्ट वर्क भी करता है और कर भी रहा है। स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर्चुनेटली इंडिया हैज नेवर फेस्ड मिलिट्री coup। बांग्लादेश हैज फेस्ड, Pakistan has faced several times, third world has faced it, but India fortunately has not faced, because there is a strict separation between civilian and military administration. Pakistan democracy failed due to military and external factors like US, but India was in NAM। ठीक है, छोड़ो इसे। According to Fareed Zakaria कहते हैं, the chances of success of democracy is higher in society where rule of law is established first and UAF यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी is introduced later। तो डेमोक्रेसी के टिके रहने की संभावनाएं उन देशों में ज्यादा हो जाती हैं जहां पर पहले रूल ऑफ लॉ, समाज के अंदर रूल ऑफ लॉ आए, पहले रूल कानून ऑफ का पालन किया जाए, उसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जैसी चीजें हैं, तो वहां पर टिकने का ज्यादा संभावना हो जाता है। फरीद ज़कारिया कहते हैं। For example, Britain में rule of law became the part and parcel of the British political culture, and much before the introduction of democracy in Britain, democracy collapsed in third world। Much before the introduction of democracy in Britain, नहीं यही खत्म हो जाता है। Much before the introduction of democracy in Britain, मतलब डेमोक्रेसी आने से पहले ब्रिटेन में क्या था? रूल ऑफ लॉ कल्चर, रूल ऑफ लॉ है ना, पॉलिटिकल कल्चर बन गया था, पॉलिटिकल कल्चर बन चुका था रूल ऑफ लॉ। आप देखते, हमने ये देख लिया कि भारत क्यों आइलैंड ऑफ डेमोक्रेसी आउटसाइड वेस्टर्न वर्ल्ड बन के रह गया। हमने इसके 7 कारण देखे, मैं दोबारा फटाफट रिपीट कर देता हूँ। पहला प्रेफरेंस ऑफ एलाइट्स, दूसरा लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट, तीसरा लेगेसी ऑफ ब्रिटिश, चौथा इंडियन ट्रेडिशन, पांचवा द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, छठा साइज ऑफ कंट्री एंड डाइवर्सिटी, और सातवां स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन सिविलियन एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ थर्ड वर्ल्ड में कोलैप्स क्यों कर गया डेमोक्रेसी बाकी जगह पर, भारत को छोड़ के? तो डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं था ना, एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेटिक कल्चर। बिना डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो ह्यूमन डिग्निटी को रिस्पेक्ट ना करता हो, जो इंडिविजुअलिज्म को रिस्पेक्ट ना करता हो, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्पेक्ट ना करता हो, जो फ्री मीडिया को रिस्पेक्ट ना करता हो, जो टॉलरेशन को रिस्पेक्ट ना करता हो, जो प्लूरलिज्म को रिस्पेक्ट ना करता हो, तो वो सोसाइटी डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं है। तो वहां पर डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। तो डेमोक्रेटिक कल्चर ही नहीं था। इट इज टू बी नोटेड दैट from the perspective of Western scholars like Christopher Jefferson, Indian democracy remained procedural. In India, people are not under the rule of law। अच्छा, क्रिस्टोफर जेफरलॉर्ड जो है
वो इंडियन डेमोक्रेसी को भारत क्रिटिसाइज के कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भारत का डेमोक्रेसी प्रोसीजरल ही रहा, मतलब प्रोसीजर्स में किताब ही रहा है। भारत की डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी है। पीपल in India, people are not under the rule of law, they are under the rule of money. Thus he points towards the way the use of money and muscle power in Indian elections. रूल ऑफ लॉ के अंदर नहीं है। इन्होंने फरीद जकारिया ने क्या कहा, रूल ऑफ लॉ पहले आए, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी बाद में आए, तो डेमोक्रेसी ज्यादा अच्छी चलती है, यानी कि डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ का बढ़िया होना जरूरी है। तो ये क्रिस्टोफर जफरलॉट कह रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड में डेमोक्रेसी क्यों नहीं टिकी, हालांकि भारत में टिकी, लेकिन फिर भी क्रिस्टोफर जफरलॉट को भारत का ही वो देना है। तो उन्होंने दिया कि इंडियन डेमोक्रेसी प्रोसीजरल ही है, यहाँ पर लोग रूल ऑफ लॉ में नहीं है, रूल ऑफ मनी में है, क्योंकि इलेक्शन में मनी और मसल पावर यूज हो रहा था। क्या तो ठीक रहा है। सो thus he points towards the use of money and muscle power in Indian elections. It shows that India's procedural democracy is also far from perfect. तो भारत में भी परफेक्ट डेमोक्रेसी उनके हिसाब से नहीं है, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है। There is still a long way to go before India gets the recognition of substantive democracy. तो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी से सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी आने के लिए भारत को समय है, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टोफर जफरलॉट। तो ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्त, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी एंड सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाते हैं, उनके बिना आंसर का कोई मतलब नहीं। Unfortunately, in terms of human development, India is even lagging behind its South Asian neighbors like Sri Lanka and Bangladesh. Human development अगर डेमोक्रेसी का पैमाना है तो भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि भारत श्रीलंका और बांग्लादेश से अनफॉर्चुनेटली पीछे है। थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी, अब आ जाते हैं असली बात पे, क्या क्या थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी पे चलेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमने पढ़ क्या लिया है, हमने पढ़ ये लिया समय है, हो गया, फिर निकल। डेमोक्रेसी को हमने नैरो सेंस में और ब्रॉड सेंस में पढ़ लिया है, ब्रॉड सेंस दोनों में देख लिया, और डेमोक्रेटिक सोसाइटी देख ली है, जिसके बिना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एक मिथ है। और वेव्स देख लिए हमने सैमुअल पी हंटिंगटन के, कि कितने वेव्स में पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी आई, फर्स्ट वेव, रिवर्स फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, रिवर्स सेकंड वेव, थर्ड वेव, और देख लिया कि फोर्थ वेव अगर सक्सेसफुल होती तो अरब वर्ल्ड में भी आ जाता, लेकिन अभी अरब एक्सेप्शनलिज्म है। उसके बाद हमने देखा कि भारत कैसे आइलैंड बना हुआ है, टिका हुआ है, आइलैंड ऑफ डेमोक्रेसी आउटसाइड वेस्टर्न वर्ल्ड, उसके सारे कारण हमने देख लिए। फरीद जकारिया की कुछ बातें देख ली, और क्रिस्टोफर जफरलॉट क्या कहते हैं भारत के डेमोक्रेसी का भी आलोचना भी सही हमने, वो देख रहे हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी की बात करेंगे, जिसमें क्लासिकल थ्योरी और कंटेम्पररी थ्योरी के उसमें देखेंगे क्या क्या है। मैकफर्सन जी का व्यू देखेंगे। इतना ही, जय हिंद, बहुत बहुत जय भारत। धन्यवाद।